हेलो दोस्तों, तो आज हम वापस गुरुनीति के 74 एपिसोड पे वापस आ गए हैं। इस एपिसोड में हम एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी का जो पार्ट है उसको कवर करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी के अंदर यहाँ पर अपने दो चैप्टर बेटा इंक्लूड किए हैं। एक तो है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और दूसरा है प्लांट ब्रीडिंग वाला जो पार्ट है। तो इसमें हम दोनों चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर काफी इन्फॉर्मेशन है। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा याद करने का एग्जाम्पल्स काफी सारे आएंगे। ओके, लेकिन साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं तो अपन सबको डिस्कस करेंगे ताकि चीजें आपको याद भी हो जाए और कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर हो जाए। तो आज मैं सर्वेश यादव और आज मेरे साथ हैं हमारी टीम सीएलसी के सबसे यंग डायनामिक पर्सन करण यादव सर। तो सर थोड़ा सा तो देखिए बेटा, जैसा कि सर ने बताया है, ये छोटा सा टॉपिक है अपने पास में और ज्यादातर इन्फॉर्मेटिव है, सारी चीजें लर्न करने की है, लेकिन इससे अपने पास में 3-4 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं हर एग्जाम में और बिल्कुल आसान और चैप्टर है, बिल्कुल कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। और जो क्वेश्चन होते हैं वो अधिकतर रिपीट ही होते हैं इनके, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है तो अपने पास में रिपीटेशन होता है। तो अपन ने सारे वो क्वेश्चन इसके अंदर डाले हैं सर ने और हमने, और अपने पास में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं अभी। बिल्कुल, जैसा सर ने कहा कि 2-3 क्वेश्चन इससे आते ही हैं और बिल्कुल इजी आते हैं, इन्फॉर्मेटिव हैं और मेरा मानना है कि स्कोरिंग भी है। तो यहाँ कोई गलती होने के चांस नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो है स्कोरिंग जो सब्जेक्ट होता है तो वहां पर आपको स्कोर ज्यादा करना होता है। ओके, तो सर स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विटामिन इन डिफरेंट प्लांट। तो यहाँ पर देखो दो कॉलम दिए हैं, यहाँ पर मेंशन किया है विटामिन सी एंड विटामिन ए और वहां पर कुछ प्लांट्स के एग्जांपल दिए, तो आपको इनको मैच करना। और बेटा ये जो क्वेश्चन है आपको पता लगे कहां से निकाला है, ये बायोफोर्टिफिकेशन, जहां मेंशन कर रखा है कि अपन ऐसे प्लांट्स उनमें ब्रीडिंग करवाएंगे ताकि उनमें प्रोटीन कंटेंट, आपका विटामिन कंटेंट, जो मिनरल्स हैं, जो ऑयल कंटेंट है वो अपन इंक्रीज करवाएंगे, दैट इज द बायोफोर्टिफिकेशन। तो यहाँ देखो सर, अपन अगर बात करें तो उसमें काफी सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, विटामिन ए का भी है, विटामिन सी का भी है, इसके अलावा आयरन कैल्शियम भी दे रखा है, प्रोटीन कंटेंट भी दे रखा है। तो एक बार बच्चों को अपन थोड़ा उनके एग्जांपल को बता देते हैं, क्योंकि जनरली यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और ये याद करने का तो एक लिस्ट की फॉर्म में अपन बता देते हैं। तो एक पेज खाली लेते हैं, तो यहाँ पहले अपन बात कर लेते हैं विटामिन ए की। हाँ, आईसीएआर जो अपने पास में है उसने अपने पास में सारी चीजें बनाई है। विटामिन ए जो होता है वो अपने पास में कैरेट जो है उसके अंदर है, स्पिनच में है, ठीक है, और अपने पास में पंपकिन में है, ठीक है। तो इनके अंदर अपने पास में विटामिन ए रिच है, बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद विटामिन सी की थोड़ी बात करते हैं, में अपन अगली बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी रिच है बीटर गार्ड, ठीक है, और इसके साथ में अपने पास में बथुआ, बिल्कुल, मस्टर्ड, और इसके अलावा टोमेटो, तो ये विटामिन सी रिच जो प्लांट है वो सर ने आपको बताया, ये विटामिन सी रिच है। और थोड़ी बात अपन कैल्शियम आयरन की भी कर लेते हैं। तो स्पेंच जो है अपने पास में वो इसके अंदर आ जाएगा एक, तो ठीक है, तो स्पेंच इसके अंदर आ जाएगा और स्पेंच के साथ साथ अपने पास में बथुआ दो जगह आ गया अपने पास में, तो बथुआ अपने पास में इसके अंदर आ जाएगा। तो ये दो जो है वो कैल्शियम रिच है और अपने पास में आयरन रिच है। और प्रोटीन की बात करें तो कॉमन है, बताने की आवश्यकता नहीं, जो पल्सेस होती हैं, लग वगैरह, मूंग बीन होगी, तो प्रोटीन जो है वो पल्सेस में ज्यादा अमाउंट में होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा इनको अपने इंफॉर्मेशन देती है। अब अपन अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इनको मैच कर लेते हैं। अभी सर ने आपको एक्सप्लेन किया है विटामिन सी जो है वो किसमें रिच होगा, तो अपन ने बात की उसके अकॉर्डिंग देख लो। विटामिन सी आपका एक तो होगा बीटा गार्ड में होगा, ठीक है, और एक अपने पास में फोर्थ हो गया मस्टर्ड हो गया, और एक अपने पास बथुआ हो गया। और विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए किसमें होगा, ए जो है अपने पास में गाजर में बच गया और एक अपने पास में कद्दू में बच गया। बिल्कुल, इस तरह से आप मैचिंग कर लोगे और आंसर आपका चला जाएगा फोर्थ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव बातें ली हैं। आपका जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, वहां पर काफी इंफॉर्मेशन है, तो उनमें से एक क्वेश्चन एक डिजाइन किया है। तो उसमें 3 स्टेटमेंट है, 3 इंफॉर्मेशन है जिनको आपको कंसीडर करना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस, ऑब्वियसली वायरस की बात कर रहा है, वो भी कौन से वैरायटी कौन से, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, ठीक है, कंसीडर हो गया। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, ओके, नो नेगेटिव इंपैक्ट रिप्रेजेंट ऑन बर्ड्स एंड नॉन टारगेटेड इंसेक्ट। तो जहां तक सर मेरा मानना है ये बात जो है वो बैक्यूलो वायरस की कर रहा है, क्योंकि बैक्यूलो वायरस जो है एज ए बायो कंट्रोल एजेंट अपन काम में लेते हैं। और उसकी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, लाइक कि ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस का टाइप है। इसके अलावा विषाणु है, एक तरह से वायरस का टाइप है, और वायरस वो होते हैं जो बैक्टीरिया को मारते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। और इसने आगे लिखा है नैरो स्पेक्ट्रम,
तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम। तो इसका मतलब ये जो टारगेटेड जो इनके जो होस्ट है उन्हीं को क्या करेगा, किल करेगा, तो नैरो स्पेक्ट्रम आ गया। नो नेगेटिव इंपैक्ट इज प्रेजेंट ऑन बर्ड्स एंड टारगेटेड नॉन टारगेटेड इंसेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो बर्ड्स हैं या जो प्लांट है या इसके अलावा बात करें जो नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स हैं उनके ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ये सेलेक्टिव हो गए और जनरली इनको अपन यूज करते हैं टू कंट्रोल द माइक्रोब्स और वी कैन से दैट टू कंट्रोल द पैथोजेंस। तो ये जो इंफॉर्मेशन है सारी बैक्टीरियो वायरस से रिलेटेड है। हाँ, ये जो अपने पास में है ये इकोलॉजिकल जितने भी अपने पास में टर्म्स है उनको बना करके रखते हैं। जैसे अपने टारगेट ऑर्गेनिज्म पर ही ये अपने पास में अटैक करेंगे। जैसे मान लो कि अपना जो प्रीडिएटर है वो अपने ही प्रे को खाएगा, ठीक है, तो वो उसको बना करके रखते हैं। ये इकोलॉजिकल डायवर्सिटी का लॉस नहीं होने देते, डायवर्सिटी का लॉस नहीं होने देते। तो ये अपने पास में इसका आंसर हो गया सर, हो गया बैक्टीरियो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गिवन पार्ट्स ऑफ द प्लांट यूज्ड एज एक्स प्लांट टू प्रोड्यूस वायरस फ्री न्यू प्लांट्स। काफी इंपॉर्टेंट और अक्सर ये एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो इसने बात की है कि आपको क्या करना है, वायरस फ्री प्लांट्स बनाने हैं। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक दे भी रखी है पीटीसी। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में अपन करते क्या है, एक्स प्लांट यूज में लेते हैं और उसकी कल्चरिंग करवाते हैं। प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है क्योंकि प्लांट सेल में टोटिपोटेंसी होती है। तो जो सेल है प्लांट सेल वो पूरे प्लांट का फॉर्मेशन करने में कैपेबल होती है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है वायरस फ्री प्लांट की अगर बात करें तो ऑब्वियसली एक सिंपल सी बात करें, मान लो ये प्लांट है आपका, जनरली मैं बोल रहा हूँ कि ये वायरस से इन्फेक्टेड है, तो इंपॉर्टेंट आपको एक्स प्लांट की फॉर्म में वो पार्ट लेना पड़ेगा जिसमें वायरस का इन्फेक्शन ना हो। और जनरली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनमें वायरस इन्फेक्शन नहीं करता है क्योंकि वहां पर जो ग्रोथ रेट है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत फास्ट होती है, तो वहां पर जनरली वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। गुणन की जो दर होती है वो बहुत फास्ट होती है और उसके कारण से अपने पास में वायरस जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा और सेल आगे निकल जाती है। बिल्कुल। तो अपन कह सकते हैं एक्स प्लांट की फॉर्म में फिर आपको क्या लेना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात करें तो सर जैसा अपन देख पा रहे हैं इसमें एपिकल मेरिस्टेम हो गया। हाँ सर। इसके अलावा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये देखो लेटरल मेरिस्टेम लिखा है इन डाइकोट प्लांट, इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ में वो हेल्प करेगा। तो यहाँ पर उसके अंदर ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन वगैरह वो पाए जाते हैं। तो जनरली अपन एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम को यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो सिंपल है, क्या हो जाएगा, ए एंड सी। ये सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये 4 स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शन है, आपको जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको सेलेक्ट करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ द ग्रेटर ऑफ बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कह रहा है, जो बीओडी है जितनी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो किसको रिप्रेजेंट करती है, इसका मतलब पोल्यूटिंग जो पोटेंशियल उसका क्या है, हाई है। थोड़ा बीओडी के बारे में अगर बच्चों को बताएं तो अपन बात करें, ये वाटर है बेटा, अगर मैं कहूं कि ये 100% डिस्टिल वाटर है, प्योर वाटर है, तो बीओडी अपन बोलते हैं 0 है। अगर इसके अंदर आपने ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर दिए, ऑर्गेनिक मैटर कोई वेस्ट प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ऐड करोगे तो इसकी बीओडी जो है वो इंक्रीज होती है। और बीओडी किसको रिप्रेजेंट करती है, ऑब्वियसली सिंपल है, इसके अंदर अपन बैक्टीरिया अगर ऐड करें तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, इन ऑर्गेनिक मैटर्स को कंज्यूम करेंगे, इनको डाइजेस्ट करेंगे और वो प्रॉपर्ली ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे। तो ये बीओडी जो है ये बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को रिप्रेजेंट करती है। तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अपना जो बीओडी अगर हाई है इसका मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट हाई है, इसका मतलब वाटर जो है वो पोल्यूटिंग वाटर है और ऑब्वियसली पोल्यूटिंग जो पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, हाई होगा। जैसे अपन सिंपल सा एग्जांपल, अपन भी कोई काम करते हैं तो पैसे लेते हैं, तो बैक्टीरिया भी कोई काम करते हैं तो ऑक्सीजन लेंगे, इसलिए ऑक्सीजन यूज करेगा। कितनी ऑक्सीजन लेगा, जितना काम करेगा उतनी ऑक्सीजन लेगा। तो अगर ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो अपने पास में ज्यादा ऑक्सीजन चाहिएगी और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिएगी तो डिमांड हाई हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, सम हेटेरोट्रोपिक माइक्रोब्स आर यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं या सीवेज ट्रीटमेंट का जो मेथड है उसके अंदर बायोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट उसमें कुछ मेंशन किए हैं, जो आपके फ्लॉक्स वगैरह होते हैं, तो वहां पर अपन जनरली यही बोलते हैं जो हेटेरोट्रोपिक माइक्रोब्स है, जो क्या करते हैं, अभी आपने जैसे बताया बैक्टीरिया, तो वो उनको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो वो होते क्या है, हेटेरोट्रोप्स होते हैं, जो क्या करेंगे, उन ऑर्गेनिक कंटेंट्स को कंज्यूम करेंगे। जो सीधा ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं वो हेटेरोट्रोप्स हो गए। बिल्कुल। और अपने पास में सीवेज ट्रीटमेंट में दे ही हम ऑर्गेनिक मैटर है, बिल्कुल, तो वो तो खाएंगे, उनको कंज्यूम भी करना जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। एक्टिवेटेड स्लज इज डाइजेस्टेड इन एरोबिक टैंक विद एन एजिटेटर सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया सर, क्योंकि जो एक्टिवेटेड स्लज होता है उसको ठीक है डाइजेस्ट करेंगे बट नॉट इन एरोबिक टैंक।
एनारोबिक टैंक में उनको डाइजेस्ट करते हैं अपन। जो एक्टिवेटेड सेल है उसमें है क्या एक्चुअल में, जो अपने फ्लोक्स वगैरह काम में लिए हैं उनका सेडिमेंटेशन करवा लेते हैं, तो वो जो एक्टिवेटेड सेल्स आपको मिलता है फाइनली सेडिमेंटेशन फॉर्म में, तो उनको आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। डाइजेस्ट करने के लिए वेरी सिंपल होता है, अभी आपने बोला कि ये एरोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, ऑक्सीजन की डिमांड होती है, लेकिन उनको डाइजेस्ट करना है तो अपन क्या करेंगे, इसको एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करवाएंगे, ऑक्सीजन बंद कर देंगे, अपने आप मर जाएंगे, अपने आप इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। उनको अगर आपको क्या करना है, किल करना है या उनको आपको डाइजेस्ट करना है, तो ऑब्वियसली अपन टैंक कौन सा लेते हैं, एनारोबिक। तो यहाँ ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर तो आ गया आपका थर्ड जो ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बट फोर्थ ऑप्शन एक बार रीड कर लेते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। बिल्कुल करेक्ट बात है। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जनरली सर अपन स्टडी करते हैं, जो अपन डीडीटी की बात करते हैं, डीडीटी वगैरह की बात बायोमैग्निफिकेशन शो करता है, बढ़ता जाता है हायर लेवल तक। और लिखा भी एनसीईआरटी में कि जो आपकी एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें अगर आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो अपन केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। लेकिन ठीक है प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इनका हार्मफुल इफेक्ट है, ह्यूमन पे भी है, एनवायरनमेंट पे भी है, और वहां लिखा है ये बहुत कॉस्टली भी होते हैं। तभी तो अपन बायोटेक की तरफ आए, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स है वो बनाए हैं, इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर भी यूज करने लगे, तो इनका ड्रॉबैक है। तो स्टेटमेंट ये करेक्ट है, तो आपका आंसर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, ये भी सर काफी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, और ये भी आते रहते हैं, जनरली पूछते रहते हैं। तो आपको मिसमैच पेयर को सेलेक्ट करना है। तो पहला पेयर देखो साइक्लोस्पोरिन ए, और आगे लिखा है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। बिल्कुल करेक्ट है। साइक्लोस्पोरिन ए जो है एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होती है, जिसको अपन ऑब्टेन किससे करते हैं, एक फंजाई से, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, और ड्यूटेरोमाइसीटीज का सदस्य। बिल्कुल। और ये एग्जांपल मेरे ख्याल से याद करना ही पड़ेंगे, एग्जांपल बहुत कम है, थोड़े से एग्जांपल लेकिन याद हो जाते हैं। तो ये आप प्लांट डाइवर्सिटी में पढ़ते हो, ड्यूटेरोमाइसीटीज का सदस्य है, इस तरह का इसका फंगल फिलामेंट होता है, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी ये यूज आता है, बिल्कुल, ठीक है। इस फंगल फिलामेंट में फंसा करके और उनको डेथ में ले जाता है जी। सेकंड देखो मैचिंग क्या कर रखी है, एसिटिक एसिड, आगे लिख रखा है एजेटोबैक्टर, तो मेरे ख्याल से इनकरेक्ट हो गया ये तो यहाँ होना चाहिए था एसिडोबैक्टर, जो बैक्टीरिया है उससे अपन इसको, ये एजेटोबैक्टर तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला हो गया, हाँ, ये N2 फिक्सेशन में हेल्प करता है, इसलिए रॉन्ग हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। फिर भी देख लेते हैं थर्ड जो ऑप्शन है लाइपेज डिटर्जेंट फॉर्मूला। बिल्कुल, लाइपेज को अपन एज ए डिटर्जेंट जो है यूज में लेते हैं, जो ये जो ऑयल स्टेन्स वगैरह होते हैं, धब्बे होते हैं, उनको रिलीज कर देता है, धब्बे को हटाता है, प्रोटीन के धब्बों को इनको हटाने के, बिल्कुल। और स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज्ड एज ए क्लोट बस्टर, हां, ये इंसान के धब्बे हटाता है, बिल्कुल, और उसको अपन ऑब्टेन करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस से। तो ये एग्जांपल सारे आ गए। देखो यहाँ आपका ठीक है, मिस मैचिंग तो थर्ड है, ऑब्वियसली हो गया, लेकिन बाकी ऑप्शन भी अपन ने डिस्कस कर लिए ताकि आगे आए तो इनको अपन आराम से इजीली जो है कर पाए। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बिल्कुल, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की बात कर रहा है, ये लैब की बात कर रहा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको जनरली अपन कर्ड फॉर्मेशन में काम में लेते हैं। तो उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखे हैं, थोड़ा सा उनको अपन देखते हैं कि इनमें गलत कौन सा है। हाँ, दही के फॉर्मेशन में काम, बिल्कुल। इनोकुलम कंटेन मिलियंस बैक्टीरिया में मल्टीप्लाई एट एनी टेम्परेचर इन मिल्क। तो स्टेटमेंट को समझना बेटा, और कई बार क्या होता है सर, स्टार्टिंग में स्टेटमेंट लगता है कि सही है, लेकिन एंड में जाके थोड़ा सा वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसने बात की है इनोकुलम। जनरली अपन जब कर्ड फॉर्मेशन करते हैं तो एक सैंपल लेते हैं, इनोकुलम जिसको बोलते हैं, स्टार्टर जिसको बोलते हैं, इसके अंदर मिलियंस बैक्टीरिया होते हैं। वो कौन होते हैं, लैब होते हैं। ऑब्वियसली उनको मिल्क के अंदर आपको क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड इसलिए कर रहे हैं ताकि वो ग्रो करें। वो ग्रो करेंगे तभी जो है मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट होगा। उनको प्रॉपर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर कंडीशन चाहिए, एनवायरमेंटल कंडीशन। तो इसने लिखा है मल्टीप्लाई एट एनी टेम्परेचर इन मिल्क। एनी टेम्परेचर पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली लगभग 30 डिग्री सेल्सियस अपन बोल सकते हैं, या रूम टेम्परेचर रहेगा तो और भी बेटर रहेगा। तो अगर आपने टेम्परेचर, ये इसने बोला कि एनी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कर दिया तो ऑब्वियसली इनकी डेथ हो जाएगी, और ये ग्रो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जैसे अपने गांव में वो छाछ डालते हैं ना सर, बिल्कुल में, तो वही वाला काम है इसमें। वो छाछ में होता क्या है, इनोकुलम ही है छाछ, इनोकुलम, उसके अंदर बैक्टीरिया ही प्रेजेंट होते हैं, लैब ही प्रेजेंट होते हैं, और उसको प्रॉपर्ली जब अपन जमाते हैं तो कई बार होता है कि सर्दियां ज्यादा हो गई तो उसको ऐसे एरिया में रखेंगे जहां पर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो, और जहां गर्मी होती है ऑब्वियसली, और गर्मी ज्यादा है तो वहां रखेंगे जहां टेम्परेचर थोड़ा कम हो। और वो किस लिए किया जा रहा है, ताकि वो बैक्टीरिया प्रॉपर्ली ग्रो कर सके।
तो स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर तो यही हो गया आपका, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है ये फर्स्ट है। लेकिन फिर भी एक बार स्टेटमेंट अपन और रीड करते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इंक्रीजिंग विटामिन B12 इन कर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने वहां पर स्टडी भी किया है, ये जो न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज करता है, तो ये जो बैक्टीरिया विटामिन B12 फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो कर्ड में फिर तो ये हो गया कि विटामिन B12 अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। थर्ड, लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग ग्रोथ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन स्टोमक, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। जो लैब है अपने स्टोमक में ग्रो करेंगे, और ऑब्वियसली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली अपने को डिजीज से भी क्या करते हैं, ये बचाते हैं। ये एडवांटेज भी है किसके, कर्ड के। हाँ, थोड़ी एसिडिक नेचर जो एसिडिटी है उससे भी थोड़ा सा बचाता है, बचाएंगे, तो एसिडिक नेचर भी कम करता है थोड़ा सा ही बैक्टीरिया जाके। बिल्कुल। एंड फाइनली लैब कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारे क्या है, करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। और यहाँ पर कर्ड की सारी बातें होगी सर, कर्ड कैसे बनता है, उसके अलावा जो कर्ड है उसके क्या एडवांटेज है, एडवांटेज भी इसने मेंशन कर दिए कि आपको विटामिन B12 प्रोवाइड करवाएगा, डिजीज वगैरह को भी क्या करेगा, ये चेक है, प्रिवेंट करेगा, ठीक है। और वैसे भी न्यूट्रिशनली काफी इंपॉर्टेंट होता है कर्ड, तो जनरली अपन काम में लेते हैं। और फर्मेंटेड प्रोडक्ट में आगे एक तरह से माइक्रो मीडिएटेड जो है प्रोडक्ट है, जो बहुत ही बेनिफिशियल होता है अपने लिए, ठीक है। चलें सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैकेरम बारबेरी वाज ओरिजिनली ग्रोन इन फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, बट हैज फिल इन द ब्लैंक्स शुगर कंटेंट, बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट उठाया। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट। सैकेरम बारबेरी जो है जनरली नॉर्थ इंडिया में ग्रो करवाया जाता है, नॉर्थ इंडिया का गन्ना है, ओरिजिनली ग्रोन इन द नॉर्थ इंडिया का गन्ना है भाई, है ना। लेकिन वहां पर एक ड्रॉबैक है उसका, उसमें शुगर कंटेंट जो होता है वो पुअर होता है, बहुत कम होता है, बिल्कुल। उसका जो स्टेम होता है वो थिन होता है, मोटाई कम होती है, तो उसमें शुगर कंटेंट काफी कम है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग तो चलो आंसर हो जाएगा नॉर्थ इंडिया एंड पुअर शुगर कंटेंट। और वहां पर ब्रीडिंग इसलिए की जा रही है सर, जो साउथ इंडिया का जो गन्ना है उसमें स्टेम जो है वो ठीक है और उसका शुगर कंटेंट हाई है, लेकिन ऑब्वियसली एनवायरनमेंट उसका अलग है, नॉर्थ इंडिया का अलग है। वहां अगर उसको डायरेक्टली ग्रो करवाओगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन नहीं होगा, तो अपन क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन करके एक किस्म बनाई गई, शायद नोबेल नाम है उसका, नोबेल नाम की एक किस्म बनाई गई है, जो अब ये नॉर्थ इंडिया में आसानी से उगाई जाती है, ठीक है। साउथ इंडिया वाले तो क्यों उगाएंगे, उनके तो पहले से प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, और इंडिया नॉर्थ इंडियन वालों को थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट मिल जाए, तो नोबेल किस्म अपने पास में इसकी विकसित की गई, बिल्कुल हाइब्रिड जो हाइब्रिड बना दी है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोकाइनेज इजे, अभी जस्ट अपन ने बात की है, स्ट्रेप्टोकाइनेज इंसान के धब्बे, जैसे सर कह रहे हैं इंसान के धब्बे जो है वो हटाता है, तो ये एज ए क्लोट बस्टर अपन काम में लेते हैं। जैसे ब्लड वगैरह में जो क्लोट वगैरह बन जाते हैं, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज करता क्या है, उनको डिसॉल्व कर देता है क्लोट्स को, और डिसॉल्व नहीं होंगे तो एक डिजीज मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है हो जाती है, तो उससे प्रिवेंट करेगी। जैसे ये एक आर्टरी है, इसमें मान लो कि यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो अब अपने पास में यहाँ पे धब्बा बन गया, तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, फिर क्या तो बाईपास करना पड़ेगा अगर फुल ब्लॉकेज हो गया, या फिर स्ट्रेप्टोकाइनेज के इंजेक्शन लगा करके, कुछ नहीं करेंगे तो डिजीज मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है तो डेथ हो सकती है इंसान की। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि अपने माइक्रोब से जो है ऐसी चीजें ऑब्टेन करनी है जो अपने लिए बहुत ज्यादा क्या है बेनिफिशियल, और वही चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये कौन है, क्लोट बस्टर्स, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस, जो अभी अपने बात की। आंसर इज थर्ड, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। देखो मैचिंग के अकॉर्डिंग आपको जो करेक्ट मैचिंग है उसको सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट जो है ऑप्शन में देखो स्टेफाइलोकोकस, आगे लिखा है स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो ये तो इनकरेक्ट मैचिंग होगी। मेरे ख्याल से यहाँ पर होना चाहिए था स्ट्रेप्टोकोकस, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस जो है उससे स्ट्रेप्टोकाइनेज ऑब्टेन नहीं करती, ऑब्टेन की जाती है स्ट्रेप्टोकोकस से। और स्टेफाइलोकोकस क्या होता है, थोड़ा सा एक बार बच्चों को बता दे। स्टेफाइलोकोकस अंगूर के गुच्छे के समान अरेंज कोकस बैक्टीरिया होते हैं, आप डाइवर्सिटी में ये चीज पढ़ते हो, ठीक है। और ये जो होते हैं ये अपने पास में मुआसे जो बनते हैं, अपने जो एज आती है तो उन मुआसों में जो पस पड़ता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। तो इनकरेक्ट मैचिंग होगी। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, आगे लिखा है रिलेट विद डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलियम, पेनिसिलियम की खोज से संबंधित, बिल्कुल गलत है, स्टेफाइलोकोकस था वो, बिल्कुल। पेनिसिलियम को ऑब्टेन तो किया था पेनिसिलियम नोटेटम से, लेकिन जो स्टडी कर रहा था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो कर रहा था स्टेफाइलोकोकस पे, तो ये भी इनकरेक्ट मैचिंग है। एस्परजिलस नाइगर, आगे लिखा है बैक्टीरिया, तो इनकरेक्ट हो गया, फंगस होता है, फंजाई है, तो ये भी इनकरेक्ट मैचिंग है, इनकरेक्ट मैचिंग। तो करेक्ट इसमें कोई नहीं है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या कर देंगे अपन, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट
विच इज रॉन्ग मैचिंग, वापस मैचिंग वाले आ गए। मैचिंग वाले क्वेश्चन जनरली एग्जाम में वो पूछता रहता है, और मैचिंग वाले इजी भी होते हैं और स्कोरिंग भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने तो सारे डाल दिए मैचिंग। बिल्कुल, और ऑब्वियसली अपने सारे इसलिए डाले हैं ताकि सारा कंटेंट जो है वो उससे गो थ्रू हो जाए बच्चा। तो पहला इसमें देखो एसिटोबैक्टर एसिटाई, आगे लिखा है एसिटिक एसिड, करेक्ट मैचिंग, करेक्ट मैचिंग। एसिटिक एसिड इसी से प्राप्त करते हैं अपन। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम लैक्टिक एसिड, यहाँ ये इनकरेक्ट हो जाएगा बेटा, मतलब अपन ने बात की थी लैक्टिक एसिड जो है वो लैब से, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस है उनसे अपन ऑब्टेन करते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, अभी सर ने थोड़ी देर पहले बताया था, बिल्कुल करेक्ट मैचिंग है। ईस्ट, आगे लिखा है स्टेटिन, जो स्टेटिन है ऑब्वियसली मोनस्कस परप्यूरियस से अपन ऑब्टेन करते हैं, और मोनस्कस परप्यूरियस जो है वो ईस्ट ही है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि मोनस्कस परप्यूरियस वो है, फंजाई है वो भी कौन सी है, ईस्ट। तो ये बात कर रहा है किसकी, ईस्ट में मोनस्कस परप्यूरियस, तो यहाँ पे ये करेक्ट मैचिंग हो जाएगी। यूनिसेलुलर होने की होता है ये, बिल्कुल, और तो इसलिए क्या है कि ये करेक्ट मैचिंग है, और कई बार इसको बच्चे बैक्टीरिया समझ जाते हैं। बिल्कुल हाँ, तभी ये क्वेश्चन मेरे अच्छा डिजाइन किया कंफ्यूज करने के लिए। और स्टेटिन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टेटिन जो है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करती है। और दूसरी बात इस क्वेश्चन में खास बात है कि ईस्ट रखा है अपन ने, फंजाई भी नहीं रखा, ईस्ट रखा है, तो अपने पास में और ज्यादा गहराई पे बिल्कुल एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई। तो यहाँ जो गलत जो मिलान है ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, ब्रीडिंग क्रॉप्स फॉर हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इज नोन एज, अभी अपन ने बात की थी उच्च स्तरीय विटामिन और खनिजों हेतु फसलों का प्रजनन कहलाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन। और प्लांट ब्रीडिंग वाले चैप्टर में ये भी रखा है ताकि अपन जो है ऐसी वैरायटीज इंप्रूव करें, प्रोडक्शन करवाएं जिनमें मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन वगैरह जो है उनका, अभी अपन एग्जांपल बताए थे बथुआ वगैरह, ये उसी से रिलेटेड है। तो आंसर हो जाएगा आपका जैव पुष्टिकरण, बायोफोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट, सैक्रोमाइसिस सिरिविसी इज नोन एज, देखो ये जो सैक्रोमाइसिस सिरिविसी है बहुत इंपॉर्टेंट, इसका काफी यूज है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, बहुत ज्यादा यूज है, तो इसके डिफरेंट नेम है वो थोड़े से आपको। ये भी ईस्ट ही है, ईस्ट है बिल्कुल, ये यूनिसेलुलर ही है ये भी, ठीक है। फर्मेंटेशन फंजाई बोल देते हैं, फर्मेंटेशन फंजाई बोल देते हैं अपन। देखो अपने पास में बेकर इंस्टीट्यूट में अपने पास में काम आता है, बेकर जो अपने बेकरी वगैरह होती है, बिल्कुल जैसे आप ब्रेड वगैरह बनाते हैं, अपने पास में इडली, डोसा, सांभर, इनमें सब में, क्योंकि इनके स्पोर जो होते हैं वो एयर में सबसे ज्यादा होते हैं। तो जैसे ही अपन उस आटे को या किसी भी चीज को डालते हैं, तो अब ये खाना मिल गया, तो ये ईस्ट इस पे क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। जब ये इस पे ग्रो कर जाएगा तो अब ईस्ट में वायु शोषण होता है, फिर इसमें CO2 निकलेगी, CO2 के कारण से अपने पास में ये यूज है, बिल्कुल पोर बन जाएगी, वायु शोषण के कारण अल्कोहल भी बनेगी, इसका प्रोडक्ट है अल्कोहल, और इसका प्रोडक्ट है अल्कोहल, तो ये बेवरिस्ट भी हो गया, बेवरिस्ट भी बोलते हैं, बेकर्स भी, और ये शुगर के ऊपर ग्रोथ करता है, शुगर फंजाई हो गई, इसके कॉमन नेम हो गए सारे। इंपॉर्टेंट ये भी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ब्रूअरसिस्ट और बेकरसिस्ट आपका शुगर फंजाई आल्सो कॉल्ड द फर्मेंटेशन फंजाई भी बोलते हैं। तो फिर तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, वेरिएशन observed during tissue culture of some plants are known as, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जिनको अपन बोल देते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशंस। यहाँ देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हल्का सा बता देते हैं। जब प्लांट टिश्यू कल्चरिंग कर रहे हैं अपन, या बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग जो है उससे इंप्रूव्ड वैरायटीज अपन ग्रो करवाना चाह रहे हैं, तो वहां पर पीटीसी में अपन करते क्या है, जैसे मान लो आपने एक्स प्लांट की फॉर्म में कोई सेल ले ली, तो ऑब्वियसली अपन जनरली बोलते हैं सर इनको ग्रो करवाओगे तो सारी सेल जो है बनी है, डिवाइड हुई है, वो सारी सेम टाइप की होंगी, और उनकी पीटीसी करवाएंगे अपन, तो जितने भी प्लांट बनेंगे हर सेल से अलग अलग आप टेस्ट में ग्रो कराओगे तो सेम प्लांट होते हैं, जिनको बोलते हैं सोमा क्लोन्स उनको बोलते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिकल होते हैं। क्योंकि यहाँ पर केवल आपने माइटोसिस करवाया है, उसके बाद में हर सेल को आपने पीटीसी में ग्रो करवा लिया, तो पूरे प्लांट जितने भी बनेंगे दीज आर द सोमा क्लोन्स। लेकिन इसने बात कर ली कि जो वेरिएशंस हैं, ऑब्वियसली वेरिएशंस अपन कोज करवाते हैं ड्यू टू द म्यूटेशंस, उसमें म्यूटेशन जो है वो क्रिएट करवाते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर म्यूटेशंस वगैरह काम में ले लिए, जैसे यूज कर लेते हैं कि गामा रेडिएशन वगैरह, तो म्यूटेशन की वजह से सेल में ऑब्वियसली जीन में डिफरेंस आएगा, फिर जो प्लांट बनेंगे तो वहां पर वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, दीज आर द सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो उसमें हो सकता है कि कुछ म्यूटेशन ऐसे हो जाए जो अपने लिए क्या हो, यूजफुल हो, तो उनको अपन क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। कई बार होता है ना कि आपको अगर कोई ऐसा प्लांट जो है वो एज ए जैसे मूंग की एज ए पेरेंट यूज करना है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर कोई डिजीज के लिए उसके अंदर कोई कैरेक्टर हो, लेकिन जनरली वो नहीं मिले, तो अपन म्यूटेशन करवा के ऐसी वैरायटी डेवलप कर सकते हैं, और करवा भी चुके हैं अपन। ठीक है, तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोमा क्लोनल वेरिएशंस।
नेक्स्ट, फाइंड आउट मिसमैच्ड पेयर्स। फिर पेयरिंग वाला आ गया। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बायोटेक से रिलेटेड हो गया, लेकिन माइक्रोब्स वगैरह भी हैं तो थोड़ा बता देते हैं। बायोटेक के टूल्स से रिलेटेड, बिल्कुल टूल से रिलेटेड वाला। लाइसोजाइम बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है, बैक्टीरिया सेल वॉल को डिसॉल्व करता है। तो ये लाइसोजाइम है, काइटिनेज है, दैट इज द सेलुलोज, दीज आर द सेल वॉल ब्रेकर एंजाइम्स। लाइसोजाइम catalyze the breakdown of bacterial cell wall, chitinase fungal cell wall and cellulose plant cell wall। तो मेरे ख्याल से ये क्या है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो पूछा क्या, मिसमैच, लास्ट में लिखा है चिल्ड एथेनॉल, और चिल्ड एथेनॉल को अपन यूज करते हैं ड्यूरिंग द आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डिजायर्ड होस्ट सेल। तो उसमें डीएनए को ऑब्टेन करने के लिए अपन चिल्ड एथेनॉल डालते हैं ताकि बेटर प्रेसिपिटेशन हो जाए, इजीली वो वहां से सेपरेट हो जाए। जैसे अपने पास में ये चिल्ड एथेनॉल में डीएनए डालेंगे तो वो अपने पास में सब चीजों से अलग हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो वो डीएनए के लिए यूज करते हैं। यहाँ उन्होंने मेंशन कर दिया प्रोटीन, तो यहाँ पर ये जो मिसमैचिंग हो जाएगी, तो आंसर 4th है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा डायग्राम का क्वेश्चन आ गया। कुछ एनसीईआरटी में से डायग्राम्स दिए गए हैं। एक पेज में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में, एक पेज में काफी सारे डायग्राम्स हैं। तो मेरे ख्याल से उन डायग्राम को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि डायग्राम किससे रिलेटेड है या किसका है। तो वहां पर एक दो एग्जाम्पल के साथ अपन बात कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए वो सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो ये डायग्राम वहां दिया है, इसने पूछा विच इज रिप्रेजेंट बाय ए इन गिवन फिगर। ए को जो मार्क कर रखा है वो आपको आइडेंटिफाई करना, और एनसीईआरटी का डायग्राम। तो ऑब्वियसली ये बात किसकी कर रहा है डायग्राम की, तो ये पेट्री प्लेट है सर, जिसके अंदर अपन जो माइक्रोब्स वगैरह को ग्रो करवाते हैं कल्चर मीडियम की हेल्प से। तो यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है, ये फंगल जो कॉलोनी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? फंगल कॉलोनी को या फंगस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें बात करें तो यहाँ आ जाएगा कॉलोनी जो बैक्टीरिया ग्रोइंग द पेट्री डिश नहीं होगा, फंगल कॉलोनी ऑन द पेट्री डिश। तो ये जो है फंगल कॉलोनी है जो स्प्रेड फॉर्म में है। बैक्टीरिया की बात करें तो ऑब्वियसली वहां पर अलग अलग डिफरेंट टाइप की कॉलोनीज, लेकिन ये जो डायग्राम लिया है वो किसका लिया है, फंगल कॉलोनी का। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका फंगल, सेकंड है। और मैं फिर बताना चाहूंगा कि सारे डायग्राम जो उसके अंदर दे रखे हैं सारे आपको याद रखने हैं। काफी डायग्राम है, आपका बैक्टीरिया का फ्लैजेला भी रिप्रेजेंट किया है, उसके अलावा एडिनोवायरस भी रिप्रेजेंट किया, बैक्टीरियल कॉलोनी भी दिखाई है, वायरस वहां मेंशन और कर रखा है बेटा। उसके नीचे देखना जितने भी स्ट्रक्चर उनके नीचे मेंशन किया है कि इसको आपने लाइट माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। जैसा वहां पर एडिनोवायरस में नीचे लिख रखा है कि 50,000 मैग्निफिकेशन, तो ऑब्वियसली 50,000 या 1,00,000 मैग्निफिकेशन जो पावर होती है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की होती है, और वायरस दिखते ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। और अब नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब रामचंद्रन प्लॉट का आया था वो समरी से आया, नीट में तो एनसीईआरटी में कहीं से कोई पॉइंट बना सकता, और अभी भी ऐसी इंफॉर्मेशन पड़ी है जहां से अभी तक क्वेश्चंस नहीं बने हैं। तो ध्यान रखें, वो क्वेश्चन कभी भी डिजाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इन 1929। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहां तक। व्हेन ही स्टडीड ऑन बैक्टीरिया। अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा। बच्चों को फिर से बताना चाहूंगा कि आपको एनसीईआरटी के जो स्टेटमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है बातें करनी पड़ेंगी। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन देखते बच्चे के दिमाग में हाइपोथेसिस डेवलप हो जाती है कि मेरे को तो ये आया है तो डायरेक्ट उसको पेनिसिलियम क्वेश्चन, उसको तीन ऑप्शन दिखते ही नहीं, सीधा जाके पेनिसिलियम नोटेटम पे चला जाता है। लेकिन इसने पूछा गया कि वो जो साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अभी बात में की थी अपन, वो किस पे स्टडी कर रहा था? वो स्टडी कर रहा था स्टेफाइलोकोकस पे, और उसमें लिखा भी एक तरह से हादसा था। हादसे में जो है एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन जो उसकी डिस्कवरी हुई है। वो जैसे उसमें हिस्ट्री लिखी हुई है, बिना धुली हुई प्लेट छोड़ गया, अब कॉलोनी पे आके सुबह वापस बैक्टीरिया की कॉलोनी डाला। अपन ने भी बात की थी कि फंगस के जो स्पोर होते हैं वो अपने पास में एयर में होते हैं, तो वहां पे भोजन मिल गया, ग्रोथ कर गई पेनिसिलियम। अब उस पे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाया, तो उसने देखा कि भाई क्यों नहीं कर पाया, फिर उसने दिमाग लगाया कि यहाँ पर एक फंगस ग्रो कर रहा है, दैट इज द पेनिसिलिन। वो सारी हिस्ट्री जो आपकी उससे केमिकल सीक्रेट हुआ है, उसी को उसने नाम दे दिया, उसके नाम पे पेनिसिलिन जो नाम है पेनिसिलिन नोटेटम के अकॉर्डिंग आया। तो यहाँ पर बात कर रहा है कौन से बैक्टीरिया पर स्टडी कर रहा था, स्टडी ऑन बैक्टीरिया दैट वाज स्टेफाइलोकोकस। तो जल्दीबाजी में मिस्टेक ना हो, इसलिए क्वेश्चन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Large holes in Swiss cheese are due to the production of large amount of CO2 by a bacterium called। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन डिजाइन किया है। स्विस चीज के बारे में बता रखा है, और स्विस चीज को अपन जब फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो उसकी राइपनिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है आपका प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मनी।
और ये स्विच चीज का कैरेक्टर, उसमें जो होल है वो लार्ज होता है, लार्ज साइज के होते हैं। तो ऑब्वियसली इसने बात किसकी की है, बैक्टीरिया, जो स्विच चीज को बनाने में हेल्प कर रहा है। तो बैक्टीरिया वहां एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे आपका है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल है, थर्ड आंसर हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन दे रखे हैं सूडोमोनास, पुटिडा, सुपरबग। ये सुपरबग, इसकी अपनी एक कहानी है सर, ये सुपरबग के नाम से जाना जाता है, ऑयल ईटिंग करता है। बिल्कुल, ठीक है। और पहला अपने पास में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया गया था एनिमल में, वो यही था। और इंडिया के साइंटिस्ट ने बनाया था आनंद मोहन चक्रवर्ती ने। और पहला बायो पेटेंट भी इसी का, फर्स्ट बायो पेटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो पेटेंट की बात करें तो कहानी इसने स्टार्ट की, इसने क्लेम भी किया था, अमेरिका की बात है। और इसको जो है इस केस को बहुत ही फेमस केस के रूप में माना जाता है। उससे पहले बायो पेटेंट नहीं होता, पेटेंट होता था, लेकिन बायो पेटेंट मतलब जो आपके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनके बेसिस पे कोई पेटेंट नहीं होता। और ये आपका जीएम बैक्टीरिया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, उसका बड़ा यूज भी है। सैक्रोमाइसिस अभी बात की अपने, सैक्रोमाइसिस की। इसके अलावा बैसिलस थुरिंजिएंसिस दैट इज बीटी, ये तो आजकल क्या बहुत चलता है बायोटेक में, बिल्कुल इसका पूरा जो है डिस्क्रिप्शन है ही। और बीटी को अपन यहाँ पर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में एज ए बायो कंट्रोल एजेंट भी काम में लेते हैं। वहाँ लिखा है ना, बीटी जो है उसके जो स्पोर्स हैं उनको अपन कल्चर करवाते हैं, उनको अपन ऑब्टेन करेंगे और उन स्पोर्स को एक सॉल्यूशन में ऐड करके स्प्रे कर देते हैं प्लांट के ऊपर। और जैसे स्प्रे करेंगे तो इंसेक्ट खाने आएगा, तो स्पोर इंसेक्ट के अंदर जाएंगे और फिनोमेना आपको पता है, उसकी गट में जाके अल्कलाइन पीएच एक्टिवेट हो जाएंगे और क्या करेंगे, उसकी डेथ करवा देंगे, मिड गट को डैमेज कर देंगे। ठीक है, तो सारे अपन इस चैप्टर माइक्रोब्स की बातें चल रही हैं, सारे माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, मैच करो अच्छे से। देखो यहाँ पर यहाँ मेंशन किया स्ट्रेप्टोकोकस और यहाँ है आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। मेरे ख्याल से काफी बातें हो गई हैं, तो सीधा अपन अटैक करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। देखो क्लोट बस्टर, हार्ट अटैक प्रिवेंट करता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा वो जो डिजीज की अपन ने बात की थी मायोकार्डिया, ये फोर्थ वाला जाएगा इसके साथ। ठीक है, ट्राइकोडर्मा जो पॉलीस्पोरम उसकी बात की थी, साइक्लोस्पोरिन ए से अपन ऑब्टेन करते हैं। और ये क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। जनरली जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड जो पेशेंट होते हैं उनको अपन ये साइक्लोस्पोरिन ए प्रोवाइड करवाते हैं। काफी बार क्वेश्चन आया इससे। ऑर्गन का अपने पास में जो ट्रांसप्लांट होता है वो कभी भी रिजेक्ट हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है। तो फिर क्या है, उसकी इम्यूनिटी हमेशा सप्रेस करके रखी जाती है कि ताकि एक्टिव नहीं हो, जो टी सेल्स होती हैं उनको सप्रेस करके रखेगा। और उसको ट्राइकोडर्मा की ये अपने पास में पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए जो प्राप्त होती है उससे अपने पास में अपन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इसमें देखो स्ट्रेप्टोकोकस में आपने मेंशन किया है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, एंड बी से रिलेटेड कर देंगे अपन थर्ड एंड फिफ्थ। आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which institute develop बायोगैस प्लांट इन इंडिया? बिल्कुल सिंपल एग्जांपल वाला क्वेश्चन पूछ लिया। तो बायोगैस प्लांट की बात करें तो उसमें मेरे ख्याल से दोनों का कोलैबोरेशन है, दोनों IIRI एंड KVIC। IIRI आप जानते हो बेटा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड KVIC खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है। तो इन दोनों के कोलैबोरेशन से बायोगैस का जो प्लांट है उसका फॉर्मेशन किया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपना बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ये एग्जांपल वाले मेरे ख्याल से अपने सारी चीजें कवर कर ली जो जनरली एग्जाम में आती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग चीज मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस द मेन गैस प्रोड्यूस्ड वाज, अभी अपन ने बात भी की थी, बात की है बेवरेजेस की बात कर रहे हैं, चीज मेकिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अपन यूज करते हैं ईस्ट। और ईस्ट में जो गैस प्रोड्यूस होती है वो अभी आपने बताया भी था CO2। व्हाइल ड्यूरिंग एनारोबिक डाइजेशन ऑफ मटेरियल लार्ज अमाउंट ऑफ C is produced by मिथेनोजेंस। अब ये बात कर रहे हैं दूसरा ट्रेंड हो गया, बिल्कुल अलग स्टेटमेंट आ गया भाई, दो क्वेश्चन मिक्स हो गए। एनारोबिक डाइजेशन ऑफ, अब एनारोबिक डाइजेशन करते हैं तो वहां पर जनरली अपन सेलुलोजिक मटेरियल्स का करते हैं। बिल्कुल, तो बी कौन है, सेलुलोजिक मटेरियल, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ CH4 मिथेनोजेंस की बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली वहां पर जो मेन गैस है वो क्या है, मीथेन गैस। तो वहां मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय मिथेनोजेन। तो ऑब्वियसली अपन मैचिंग करें तो सर हो जाएगा CO2 देन सेलुलोजिक मटेरियल हो गया और ये मीथेन गैस हो गया। ये फोर्थ आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी देखो माइक्रोब्स की बात कर गया, वो मिथेनोजेंस को इंक्लूड कर गया। आधे बच्चों को सर ये समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल। कई लोग तो इसको ट्यूशन बोनस मान करके छोड़ाएंगे, क्योंकि शुरुआत में कोई सोचेगा यार CH4 शुरुआत में ले बाद में ले, क्वेश्चन एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, दोनों हो सकता है आगे नीट इससे भी ज्यादा लेवल ले जाए। तो हमने बहुत अच्छे लेवल पे सर ने आपके लिए तैयार किया है क्वेश्चन, तो एक में दो क्वेश्चन है, बिल्कुल। और इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना पड़ेगा और कभी बोनस मत मानना है ऐसे क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको रीड करने हैं अच्छे से वो भी, और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो है क्या कह रहा है, बीटल्स विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग लेडी बर्ड्स एंड ड्रैगन फ्लाइज आर बायो कंट्रोल एजेंट। बिल्कुल सही बात कह रहा है। जो लेडी बर्ड है, ड्रैगन फ्लाई है, ऑब्वियसली बायो कंट्रोल एजेंट है। ठीक है, वो माइक्रोब्स नहीं है, लेकिन वो एक तरह से बायो कंट्रोल तो कर ही रहे हैं ना। इंसेक्ट्स वगैरह को जो है वो उनके ऊपर प्रीडेटर होते हैं, तो उनको कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये माइक्रोब्स नहीं है। ये क्या है, ये बर्ड्स वगैरह की बात कर, इंसेक्ट की बात कर रहा है। सही है स्टेटमेंट। सेकंड, बैक्यूलोवायरस इंक्लूडेड इन जीनस न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस, अभी बात की थी, बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल सही। थर्ड स्टेटमेंट, बैक्यूलोवायरसेस आर पैथोजेंस दैट अटैक ऑन इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। बिल्कुल सही है। जो बैक्यूलोवायरस है वो अपने होस्ट पे अटैक करेंगे, ऑब्वियसली वहां पर इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड की बात कर रहा है, उनको क्या करते हैं, किल करते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, लेकिन इसने स्टेटमेंट कॉमनली लिखा है बैक्यूलोवायरस पैथोजेंस दैट अटैक ऑन द इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड। बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ क्या कह रहा है, बैक्यूलोवायरस आर नॉट इंक्लूडेड एज बायो कंट्रोल एजेंट। ये तो गलत बात है, ये तो ऊपर ही अपने पास में है इसमें बायो कंट्रोल। ये तो और इंपॉर्टेंट भी है, तो काफी इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट है, क्योंकि इसकी जो एडवांटेज वो बता भी रखे हैं, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, नॉन टारगेटेड इंसेक्ट के ऊपर ये अफेक्ट नहीं करता है। बर्ड्स वगैरह जो है या जो बोले अपन अपने प्लांट है उनको भी अफेक्ट नहीं करेगा, केवल अपने टारगेटेड इंसेक्ट जो हानिकारक होते हैं जो प्लांट के लिए, उनके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, तभी इसको अपन यूज करते हैं ब्रॉडली। तो इसमें जो रॉन्ग है वो आपका फोर्थ हो जाएगा, वेरी सिंपल। और इसको हर एक बार इसको लेडी ब्रेड बिटल जो अपने सरसों के खेतों में आता है, लाल धब्बे वाले, बहुत सुंदर भी होती है, बहुत सुंदर होती है। और ये ड्रैगन फ्लाई बरसात के दिनों में वो उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर टाइप बोलते हैं, तो ये मच्छरों को खाते हैं सर, मच्छरों के लार्वा। तो ये भी कंट्रोल तो करते हैं। मलेरिया ये कभी नहीं फैलता, डेंगू मच्छरों से फैलता है, मलेरिया मच्छरों से फैलता है, तो उनको कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल, तो ये दोनों अपने दैनिक जीवन में काफी दिखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल, दैनिक जीवन में देखा जाए तो भाई इकोलॉजी, डाइवर्सिटी, तो जो ऑर्गेनिज्म है, मेरे ख्याल से इस अपनी अर्थ पे जो भी माइक्रोब है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। और इकोलॉजी ही कहती है कि हर चीज का इंपॉर्टेंस है। और लेकिन आजकल आपको पता है सर, अगर बात करें, पहले ये बहुत देखने को मिलते थे ड्रैगन फ्लाई वगैरह, आजकल तो बहुत कम हो गए, रेयरली। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने तो देखा ही नहीं होगा। हाँ, नहीं देखा होगा, बरसात के दिनों में इनका डाइवर्सिटी का लॉस यही तो है बेटा, डाइवर्सिटी का लॉस काफी हो चुका है। जो इंसेक्ट्स हैं जो बहुत यूजफुल होते थे वो भी कम होते जा रहे हैं। ये जो आपकी तितलियां होती हैं कहाँ देखने को मिलती है सर, ये जो आपके जुगनू होते हैं कहाँ देखने को आजकल मिलते हैं, उसका रीजन भी अपन ही है। ये पेस्टिसाइड यूज कर लिए, ये यूज कर लिए, तो एनवायरनमेंट को अपन क्या कर रहे हैं, हार्मफुल चीजें अपन खुद ही जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनकी वजह से उनका क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, और आने वाले समय मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत भी क्रिएट होगी। बिल्कुल सर, सब साइकिल इम्बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम सीवेज इज इंक्लूडेड इन। बिल्कुल, ये जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी बात कर रहा है। तो एक बार थोड़ा बता देते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अपन दो मेथड काम में लेते हैं। एक तो होता है फिजिकल मेथड, सही बात है, पहला, और दूसरा जो है वो है बायोलॉजिकल मेथड, जिसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोल देते हैं। और ये है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, दैट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट। और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसमें मेरे ख्याल से फिजिकल बेसिस से काम में लेते हैं, जो चालने लगा दी, सेडिमेंटेशन कर दिया, जो सोयल है या पेबल्स वगैरह है उनको अपन क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं फिजिकल मेथड की हेल्प से। और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अपन माइक्रोब्स काम में लेते हैं, फ्लोक्स जनरली काम में लेते हैं, जिसमें फंगस और बैक्टीरिया का एसोसिएशन, और वो एरोबिक जो कंडीशन है उसके अंदर ही क्या करेंगे, कंजप्शन, जैसा आपने बताया था पहले। तो ये किसकी बात कर रहा है, फिजिकल रिमूवल, तो इंक्लूडेड इन, ऑब्वियसली ये किसमें इंक्लूडेड है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसकी बात आपने की है। बिल्कुल, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के टैंक्स भी काम में लेते हैं, एरोबिक टैंक, एनारोबिक टैंक, स्लश डाइजेस्टर, काफी इंफॉर्मेशन है वहां पर। ठीक है सर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज मिसमैच्ड प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू डेवलप्ड बाय IIRI। बिल्कुल सर, अपन ने थोड़ी देर पहले बात स्टार्ट में बता दिए थे सारे, ये ब्रीडिंग के अकॉर्डिंग बायोफोर्टिफिकेशन, तो मिसमैचिंग करनी है। तो अभी आपने बताया था विटामिन सी, बथुआ, ख्याल से सही है, बथुआ में विटामिन सी होता है। सेकंड, आयरन एंड कैल्शियम गार्डन पी, ये गलत हो गया, गार्डन पी की बात कर रहा है, वहां पर प्रोटीन कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है, तो आयरन कैल्शियम जो है गार्डन पी में, स्पेंच और बथुआ में। बिल्कुल, तो ये किसकी बात कर रहा है, मिसमैच की, ऑब्वियसली सेकंड मिसमैच हो गया। चलो और देख लेते हैं, प्रोटीन लबलब, बिल्कुल सही है। विटामिन ए, पंपकिन, कद्दू में विटामिन ए होता है, तो बिल्कुल ये आपने एग्जांपल स्टार्टिंग में बता दिया, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस लाइक जया एंड रत्ना वाज डेवलप्ड इन।
बिल्कुल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आ गया। तो जय रत्ना जो है ऑब्वियसली किसकी सेमी ड्वार्फ वैरायटीज है? चावल, राइस की है, बिल्कुल सही है, चावल की है। और किसमें डेवलप किया गया था? ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है जय रत्ना, ये अपन इंडिया का ही है। और स्वामीनाथन जो है इनको लेके आया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। ये सेमी ड्वार्फ वैरायटीज, कई बार वो क्या बोल देता है सर, ड्वार्फ लिख दिया तो भी गलत हो गया, लॉन्ग हो गया तो भी गलत हो गया। ये सेमी ड्वार्फ, और जनरली अपन वहाँ समझा भी देते हैं जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी होती है उनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, नेचर के द्वारा हवा से नीचे गिरते नहीं है, पकते हैं, पूरे खड़े रहते हैं, मतलब वो जैसे भी पर्यावरण परिस्थितियां चेंज होती रहती है। और अपने को प्रोडक्शन भी ज्यादा चाहिए, तो ये आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका इंडिया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स। वही सर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, फिर आगे काफी सारे स्टेटमेंट हैं, सबको एक बार अपन रीड करते हैं। फर्स्ट, एंटीबायोटिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 21st सेंचुरी। तो यहां मेरे ख्याल से सर गलत हो गया, 20th सेंचुरी जो है उसका ये सिग्निफिकेंट जो है डिस्कवरी है, तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, तो वही मेंशन करते हैं इनकरेक्ट है। सेकंड, ब्रूअर्स ईस्ट एंड बेकर्स ईस्ट बोथ आर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, करेक्ट है, which importantly used in the formations of ethanol and the baker's product like breads। काफी बातें हो चुकी हैं, आपने बताई, चीजें निकलती है सर, C2H5OH प्लस एंड CO2 दोनों का प्रोडक्शन होता है, अपन ने यूज कर लिया। बिल्कुल। तो स्टेटमेंट ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। C, all different types of alcoholic drinks are produced through the fermentation and distillation process। यहाँ इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि वहां पर डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं। जैसे अपन बात करें बियर की, वाइन या शैंपेन, तो उनका जो फॉर्मेशन होता है उसमें अपन डिस्टिलेशन प्रोसेस काम में नहीं लेते, बट जो विस्की है, रम है, ब्रांडी है, वोडका है, तो उनके अंदर अपन जनरली जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं, तभी उनको ऑब्टेन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, ऑल, तो यहाँ पर स्टेटमेंट सर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। डी, toddy is a traditional drink of some regions of South India which is fermented sap of palm। बिल्कुल सर, जो टोडी है वो लोकल ड्रिंक है, साउथ रेलवे स्टेशन पे भी मिल जाती है, बिल्कुल। और लोकल ड्रिंक बोलते हैं, देसी जो ड्रिंक होती है। और टोडी का फॉर्मेशन जो वो किया जाता है, जो पाम प्लांट होते हैं उनके सैप को एक्सट्रैक्ट करके उनके फर्मेंटेशन से, इसकी हेल्प से टोडी का फॉर्मेशन करते हैं। और इंपॉर्टेंट भी है, जो अल्कोहल का अमाउंट रहता है इसमें 2 से 3%, 2 से 3, बहुत कम अल्कोहल का अमाउंट होता है। और मेरे ख्याल से ये ट्रेडिशनल बोला है उन्होंने, जनरली जो है ये घर में जो वहां पर जो लोकल लोग होते हैं वो इनका फॉर्मेशन जनरली करते हैं, वहां की लोकल ड्रिंक है। बिल्कुल स्टेटमेंट नॉर्थ में सर राबड़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल। देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, वहां पर फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। और अपने इधर आपने जैसे बोला राबड़ी है, दही है, तो वो भी फर्मेंटेड है, इनको अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लैब कंप्लीटली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन ड्यू टू व्हिच कर्ड द बेटर प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पर मेरे ख्याल से सर स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, इसने बोला है कंप्लीटली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, दैट इज इनकरेक्ट, बिकॉज ड्यूरिंग कर्ड फॉर्मेशन मिल्क प्रोटीन दैट इज कॉल्ड केसिन इज पार्शियली डाइजेस्टेड बाय द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। यहाँ होना चाहिए था पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है। पूछा क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं, तो एक बार अपन काउंट कर लेते हैं। ए इनकरेक्ट है, इसके अलावा सी इनकरेक्ट है, और जो ई है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो देयर आर 3 स्टेटमेंट्स दैट आर इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा 4th। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चलो इनकी बात भी करते हैं, और स्टेटमेंट आ गए। पहला स्टेटमेंट देखो, सम माइक्रोब्स आर पॉसिबली सर्वाइव एट साइट वेयर टेम्परेचर मे बी एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस एंड आल्सो इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं एसिडोफिलिक, थर्मो एसिडोफिलिक। हां, थर्मो एसिडोफिलिक नाम नहीं है सर, थर्मो का मतलब अपने पास में हाई टेम्परेचर, और एसिडो का मतलब एसिडिक नेचर, बिल्कुल। तो थर्मो एसिडो अनफेवरेबल कंडीशन में भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, सारे नहीं करते, लेकिन ये है कुछ जो इन कंडीशन में ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं। टैग पॉलीमरेज अपन लेते हैं, वो थर्मस एक्वेटिकस, अगर वो नहीं होता तो आज बहुत पीछे रह जाते पीसीआर। काफी इंपॉर्टेंट, इनका भी यूज कर लिया। देखो कहाँ अपन जाके उनको अपन यूज कर रहे हैं, उनसे जो चीजें ऑब्टेन कर रहे हैं, उनका बायोटेक में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बड़ा यूज किया जा रहा है। सेकंड, द डफ व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज फर्मेंटेड बाय द बैक्टीरिया। ऑब्वियसली जो डोसा और इडली है, ये भी स्टेटमेंट आ गया कि ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट। और फर्मेंटेशन में अपन क्या यूज करते हैं, बैक्टीरिया यूज करते हैं। तो और डफ वो बोलते हैं ना, वो पहले उनका जो आटा होता है गूंथ लेते हैं, उसको डफ बोलते हैं, फिर उसके अंदर ये ऐड कर देते हैं ताकि फर्मेंटेशन हो, उनकी साइज इंक्रीज हो, उसमें लार्ज होल बन जाए, वो फर्मेंटेड हो। खाए हैं मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा इसने डोसा इडली नहीं खाया। बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बिल्कुल इडली डोसा। तो ये भी स्टेटमेंट सर करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। थर्ड, बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस इन फर्मेंटर्स एट इंडस्ट्रियल स्केल। बिल्कुल सही है,
वहाँ मेंशन भी कर रखा है बेवरेज और एंटीबायोटिक, उनका प्रोडक्शन करना है तो आपको फर्मेंटर काम में लेने पड़ेंगे। लार्ज फर्मेंटर होते हैं जिनके अंदर अपन ब्रोथ ऐड करेंगे, और बायोरिएक्टर बोल दो फर्मेंटर, फर्मेंटेशन वाले उसको बोल देते हैं अपन फर्मेंटर, तो इनका अपन यूज करते हैं। तो स्टेटमेंट ये भी क्या है, करेक्ट है। फोर्थ देखो, माइक्रोब्स व्हिच आर नॉट कल्चर्ड ऑन कल्चर मीडियम लाइक वायरस प्रियन, देयर स्टडी एंड इंफॉर्मेशन इज वेरी इजीली पॉसिबल इन लेबोरेटरी। यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है, इन माइक्रोब्स को, वायरस को, प्रियन को अपन जो है कल्चर मीडियम में कल्चर नहीं कर सकते, सेल फ्री मीडियम में नहीं होते, बिल्कुल, ये टोटल इंट्रासेलुलर पैरासाइट। लेकिन इन्होंने क्या बोला, इंफॉर्मेशन वेरी इजीली पॉसिबल इन लेबोरेटरी। इतना इजी नहीं है, इतना इजी होता तो कोरोना की वैक्सीन कब की आ जाती। सही बात है, बिल्कुल, कितना समय लग गया, ठीक है, कितने वर्ल्ड के कितने साइंटिस्ट, इतनी जो है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लगी हैं, तब पूरी दुनिया ने एक साथ काम किया है सर। पहला वायरस होगा जिसपे सबने मिलकर एक साथ काम किया, तब जाके जो है वैक्सीन डेवलप हुई। तो आप समझ सकते हो स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है, इंफॉर्मेशन इजीली जो है गेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे अपन पहुंच गए। बायो फर्टिलाइजर्स इंक्लूड्स, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन बनाया है। बायो फर्टिलाइजर को भी अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर उनका यूज करते हैं, और मेरे ख्याल से बच्चे इतना जानते हैं, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर इन फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको अपन कार्बनिक खेती बोल देते हैं, जिसमें अपन बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। माइक्रोब्स होते हैं उनका यूज करते हैं, जिनसे प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। काफी बेनिफिट्स वहां पर बता भी रखे हैं, जैसे वो रमेश डागर इकोलॉजी में आता है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तो वो वाला अपने पास में बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। बिल्कुल, तो उनकी अगर बात करें तो बायो फर्टिलाइजर की 3 कैटेगरी हैं, एक तो बैक्टीरिया, दूसरा साइनोबैक्टीरिया और फंजाई को यूज करते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर एग्जांपल की बात करें तो देख लेते हैं कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। बीजीए बिल्कुल सही है, राइजोबियम बिल्कुल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, माइकोराइजा ये भी सही है। आगे चलें, ट्राइकोडर्मा, बीजीए, एजेटोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर है। बीजीए, राइजोबियम, बेसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, तो ये जो बैक्टीरिया है, तो इसको एज ए बायो फर्टिलाइजर तो अपन यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो बीजीए, राइजोबियम, माइकोराइजा, यहाँ दे रखा है ट्राइकोडर्मा दे रखा है यहाँ पर। और ट्राइकोडर्मा जो है बायो फर्टिलाइजर नहीं होकर क्या है, बायोपेस्टिस, मतलब बायो कंट्रोल एजेंट है। तो यहाँ देखो ये ध्यान रखना है, ट्राइकोडर्मा ठीक है फंगस है, लेकिन इसको बायो कंट्रोल एजेंट की फॉर्म में काम में लेते हैं। ये बायो फर्टिलाइजर तो बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो बीजी हो जाएगा, राइजोबियम हो जाएगा, और माइकोराइजा जिसके अंदर फंगस और प्लांट रूट का जो है एसोसिएशन, प्लांट रूट के अंदर फंगस और अपने पास में प्लांट की रूट का संबंध होता है। ये फास्फोरस वगैरह अपने पास में प्लांट वो एब्जॉर्ब करता है, फास्फोरस कंटेंट जो है उसकी डेफिशिएंसी अगर हो तो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आंसर आपका फर्स्ट। और एग्जांपल मेरे ख्याल से वहाँ इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया के दे रखे हैं आपका, एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर एजिटोबैक्टर है, एजोस्पाइलम है, राइजोबियम है। इसके अलावा बीजीए की बात करें तो सर नोस्टोगेना जो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक भी है, जो ऑर्गेनिक कंटेंट को सोइल के अंदर ऐड भी कर देंगे। इनका बड़ा बेनिफिट होता है। जैसे वो एक क्वेश्चन आता है सर, चावल के खेतों में पानी भर के रखा जाता है, बिल्कुल पैडी फील्ड में जो है एजोला उग जाती है उनमें, और एजोला एक टेरिडोफाइट, बिल्कुल टेरिडोफाइट उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेते हैं, और उसके साथ एजोलेपिनोटे नाम की अपने पास में बीजी है जो सिम्बायोटिक एसोसिएट कर लेती है, और प्रोडक्शन ऑब्वियसली आपने बताया इनका यूज भी किया है, और आपने काफी प्रोडक्शन को इंक्रीज भी किया है काफी इसकी हेल्प से। जो पैडी फील्ड है, पैडी का प्रोडक्शन काफी हो गया है, तो वहां पर बायो फर्टिलाइजर जनरली यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट्स। बिल्कुल सिंपल है, बात की थी अपने, डिटर्जेंट की फॉर्म में अपन जनरली काम में लेते हैं लाइपेज। हाँ, क्योंकि ज्यादातर धब्बे वसाके होते हैं, तो लाइपेज जो है वो क्या कर देगा, उनको डिसॉल्व कर देगा, स्टेन जो है उनको हटा देगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हिच माइक्रोब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बियर। बिल्कुल, अल्कोहल प्रोडक्शन के अंदर वो सारी चीजें दे रखी हैं। वो ईस्ट होता है, सैक्रोमाइसिस। काफी बात हो गई ईस्ट। अब ये थोड़ा चेंज कर देता है फंगस, तो ऑब्वियसली ईस्ट के अकॉर्डिंग बात करें। अब बाकी दे रखा है लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया, अल्कोहल प्रोडक्शन में कोई यूज नहीं है, वायरस का कोई यूज नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका फंगस। और ये भी कौन सी होती है, जैसे आपने बताया ईस्ट, और वो भी कौन सी होती है, सैक्रोमाइसिस सीरीज। नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉसिबल वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड फॉर बेटर क्रॉपिंग। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जैसा लैंग्वेज में आपको क्या बताना चाह रहे हैं उस पर जाते हैं। ये कह रहा है कि कौन सा पॉसिबल वे है जिसमें अपन क्या करें, जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, जैसे सर अपन ने बात की थी, ये हार्मफुल होते हैं, अपन चाहते हैं कि इनसे बचें, तो इनका यूज कम करना है, तो उसके लिए बेटर जो है क्या ऑप्शन होगा आपके पास, बायो कंट्रोल एजेंट की तरफ जाओ आप। बिल्कुल, यूज ऑफ
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स करते हैं, बिल्कुल इसका यूज भी करते हैं। बीटी कॉटन बनाया है, बायो कंट्रोल एजेंट से हमने जीन ट्रांसफर कर दी, बिल्कुल ठीक है, तो अब वो अपने पास में कोई रोग ही नहीं होता है, खुद ही रेजिस्टेंट हो गया, तो मेरे ख्याल से अब उनको आपको ये केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी बात की थी, बायो फर्टिलाइजर का यूज, तो ये दोनों जो ऑप्शन है ये बेटर है, ताकि जो पेस्टिसाइड उनका यूज कम करें। एग्रोकेमिकल अभी बताया था सर, एग्रोकेमिकल में तो केमिकल काम में लेते हैं, तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन है बेटर, तो आंसर हो जाएगा आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, आइडेंटिफाई द साइनोबैक्टीरिया व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा सर, अभी अपन ने जैसे बात की थी, जो साइनोबैक्टीरिया है उनके एग्जांपल बता रहे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिकों में चेंज कर देते हैं, NO3 में और NO2 में, जिससे प्लांट उनको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन पहले भी अपन ने जो है बात कर चुकी है, पुरानी गुरुनीति देखना, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन पूरा डिटेल में आपको बताया। जो नाइट्रोजन है जो ट्रोप के फॉर्म में होती है उसको अपन कन्वर्ट अमोनिया में करेंगे, दैट इज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ सीधा जो साइनोबैक्टीरिया उनको सेलेक्ट करना है। एक तो एनाबिना हो गया, एनाबिना हो गया, नोस्टोक भी हो गया, दूसरा हो गया ओसिलेटोरिया, ये साइनोबैक्टीरिया नहीं है, ये दोनों नहीं है। ठीक है, ये करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेकिन साइनोबैक्टीरिया को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर ए, बी और डी ये आंसर हो जाएगा सर। क्यों? हाँ सर, ए, बी एंड डी आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चलो इनकी बात करते हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। और यहाँ देखो सर, ये जो नीट में क्वेश्चन आते हैं सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो वहां देखना जो करेक्ट और इनकरेक्ट होता है उसको वो डार्क करके रखते हैं, ताकि बच्चा जो है थोड़ा सा और उसके ऊपर फोकस करे। वो हमेशा डार्क मिलेगा आपको, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि वो करेक्ट इनकरेक्ट, अपन जल्दीबाजी में भूल जाते हैं, करेक्ट पूछा था इनकरेक्ट पूछा था। फर्स्ट, मिथेनोबैक्टीरियम इज ए बैक्टीरियम फाउंड इन rumen ऑफ द कैटल्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट, जो कैटल्स है उनमें जो रूमेन्स है, रूमेन प्रेजेंट होता है, उसमें मिथेनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है एज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देगा, और उसके अंदर रूमेन के अंदर इसको एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड हो जाती है, तो दोनों का क्या हो गया, आवास इसको मिल जाता है और उसको भोजन। बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। आपको करना क्या है, करेक्ट ही सेलेक्ट करना है क्या, तो करेक्टली सेलेक्ट करना हो गया। करेक्ट फाइनल है, करेक्ट है, लेकिन फिर भी बेटा सारे ऑप्शन रीड करना जरूरी होता है। सेकंड ऑप्शन पे चले, बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस, बिल्कुल करेक्ट है। इज प्योर मीथेन, यहां पर ये गड़बड़ कर गया, प्योर मीथेन नहीं होती, मीथेन के साथ आपका CO2 भी है, और भी हाइड्रोजन होता है, H2S वगैरह प्रेजेंट होती है, H2S वगैरह, तो इसने बोला है प्योर मीथेन, तो यहां पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड, एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इज इन सेटलमेंट टैंक ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज अ रिच सोर्स ऑफ एनारोबिक फंजाई। यहाँ क्या मेंशन कर दिया, एनारोबिक फंजाई, वहां पर होते हैं आपके मिथेनोजन्स। मिथेनो जो बैक्टीरियम है उन्हीं को अपन यूज करते हैं, जो एक्टिवेटेड स्लज को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और इसने लैंग्वेज क्या बनाई, एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इन सेटल टैंक ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज रिच इन सोर्स ऑफ नॉट एनारोबिक फंजाई, दीस आर द एनारोबिक बैक्टीरिया बोल दो, या बोल दो आप सीधा मिथेनोजन्स। स्टेटमेंट ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ, बायोगैस इज produced by the activity of aerobic bacteria on animal waste। बिल्कुल यहाँ फिर इनकरेक्ट हो गया, बायोगैस का प्रोडक्शन करना है तो एनारोब्स काम में लेते हैं, और वो भी सेलुलोज और वगैरह इनसे, बिल्कुल अपने पास में तो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट करेक्ट है, जो आपका आंसर भी है, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कैन इंक्रीज फॉलोइंग विटामिन। बेटा बात हो गई है, विटामिन B12 के लिए अपने पास में यूजफुल होता है। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन तो नीट में ऐसे ही आते हैं, तो जल्दीबाजी में क्या है कि गड़बड़ भी कर देता है। अब ठीक है, ऑप्शन यहाँ है तो विटामिन B12, विटामिन B6 ऐसे कर देता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली आपके पास होनी चाहिए, तो आंसर हो गया सेकंड। रोकीफोर्ट चीज ripened by the following specific organism which give a particular flavor। ये भी आपके एनसीईआरटी का ही है। अभी अपन ने सर बात की थी स्विस चीज, उसके लिए यूज करते हैं अपन प्रोपियोनिस हार्मनी बैक्टीरिया जो है। रोकीफोर्ट चीज के लिए अपन यूज करते हैं फंजाई यूज करते हैं, वहां पर होता है आपका रोकीफोर्टी, जिसके अंदर एग्जाम पेनिसिलियम रोकीफोर्टी, वो आपका फंगस है। तो इसमें ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा। और बड़ा चीज होता है, और मतलब खूब महंगा भी होता है सर, बिल्कुल ठीक है, और इसके अपने स्वाद और सुगंध के कारण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है रोकीफोर्ट की चीज। अगर अपन चीज की बात करें तो इंपॉर्टेंट उनमें यही है, उनका टेक्सचर, उनका फ्लेवर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी इंफॉर्मेशन होगी, ये बची थी वो भी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। बिल्कुल सिंपली हो जाएगा सर, मैच डायरेक्ट करते हैं। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। मैच कर लोगे बेटा आराम से, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक वाज यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स wounded in World War II. Then scientists awarded by Nobel Prize in 1945 for the discovery. बिल्कुल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाया गया। और इन्फॉर्मेशन आपको देखो दो तीन तो ऐसे दे दी कि सबसे पहले इसका यूज किसमें हुआ था, एक्सटेंसिव यूज हुआ था, व्यापक स्तर पे इसका यूज किया गया था वर्ल्ड वार सेकंड में। और किसके लिए देखो सर बताया भी, अमेरिकन सोल्जर्स के लिए। और इसके लिए फिर देखो एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक तो ऑब्वियसली आपको इतना तो पता लगे है, पेनिसिलिन की बात कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि है सर सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से हुई। बिल्कुल, उसके बाद ही जो है इसका भाई एंटीबायोटिक जो, और नोबेल प्राइज भी तभी मिला है 1945 में। तो पेनिसिलिन से रिलेटेड बात कर रहा है कि नोबेल प्राइज किसको दिया, तो ऑब्वियसली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो था जिसने डिस्कवरी की थी, लेकिन उनका जो यूज है, उनका जो इफेक्ट है, उनका जो पोटेंशियल है वो बताया था फ्लोरे एंड चेन ने। तो फ्लोरे और चेन को भी अवार्ड दिया गया। ठीक है, उसने डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लेकिन उसको यूज करना नहीं आया था। उसने डिस्कवरी कर ली, इनका एक्सटेंसिव जो यूज है, इनका जो इफेक्ट है, इनका जो पोटेंशियल है वो बताया था फ्लोरे और चेन ने। ऑब्वियसली इन तीनों को फिर नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में जाना पड़ेगा आपको, चेन, फ्लोरे और फ्लेमिंग। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द नेम ऑफ वायरस गिवन इन फिगर। अभी सर अपन ने बात की जैसा ये डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और आपने इसका नाम भी बता दिया था पहले, एडिनो वायरस। जो उसका स्ट्रक्चर दिया आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। बिल्कुल, वायरस है, एडिनो वायरस है, और रेस्पिरेटरी डिजीज जो है ये कॉज करता है। सामान्य तो मेनली तो सर्दी जुकाम करता है, कॉमन कोल्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो सर्दी जुकाम के लिए अपने पास तो सिंपल आंसर हो जाएगा एडिनो वायरस। नेक्स्ट, विच इज द competitively inhibiting enzyme responsible for the synthesis of cholesterol। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये इन्फॉर्मेशन भी आ गई आपके पास। अभी अपन ने बात भी की थी, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली दिक्कत तो होगी सर। तो उसको अगर आपको लेवल को डिक्रीज करना है तो आजकल अपन क्या यूज कर रहे हैं, इसी के नाम से टैबलेट आती है सर। बिल्कुल, नाम भी आता है इसका, स्टेटिन के नाम से ही टैबलेट मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि आजकल कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा मोटापा बढ़ जाता है, कॉमन हो गया है आजकल। तो स्टेटिन बहुत ज्यादा यूज में आ रहा है आजकल स्टेटिन। तो ये स्टेटिन ऑब्वियसली क्या है, दैट लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। और ये जो देखो इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट दी है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटिंग एंजाइम। तो ये एक्चुअल में करता क्या है, ये स्टेटिन जो है, जो कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन करने वाला एंजाइम HMGR जो होता है, उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। और ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को इनहिबिशन करेगा तो उसके फंक्शनिंग को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, तो उसके एक्शन को रोकेगा। तो ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जैसा कि सर कोलेस्ट्रॉल तो अपनी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि एनिमल में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, और कोलेस्ट्रॉल के बिना अपन जिंदा ही नहीं रह सकते। तो ये लोअर कर देगा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन जरूरी है, तो तभी तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। फिर वापस से अगर उसके सबस्ट्रेट इंक्रीज हो गए तो वापस कोलेस्ट्रॉल बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप 100% अगर प्रिवेंट कर दोगे कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन, तो आपको पता है कोलेस्ट्रॉल जो है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल पार्ट भी है। तो ये करेगा क्या, ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर ये नॉन कॉम्पिटिटिव होता और एंजाइम की स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देता तो फिर तो वो एंजाइम खराब हो जाता दिक्कत आती है। अब ये क्या है कि कंपटीशन है, कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम ज्यादा हो जाएंगे तो इसको हटना पड़ेगा, तो वापस से वो नॉर्मल प्रोसेस हो जाता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। बिल्कुल, स्टेनिन जो अपने पास में है इससे कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, नॉर्मल बढ़िया चीज। और ये सारी बातें देखो हो भी चुकी हैं। साइक्लोस्पोरिन ए, दैट इज द इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पोलीस्पोरम, जो अपने बाद ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम। स्ट्रेप्टोकाइनेज अपन ने बताया था, स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन करते हैं। स्टेटिन जो है वो अपन ऑब्टेन करेंगे इससे मोनस्कस परफ्यूरियस, जो ईस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन डाल दिया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। स्वामीनाथन, नहीं सर सॉरी, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछा है ना, ये डॉक्टर है। हाँ, अगर इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन होता, इंडियन का है ये, इंडियन के हैं, और इंडिया में जो क्रांति लाए वो ये लाए। बिल्कुल, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन इबोरलॉग, बट फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन। तो दोनों चीजें अपन बता दें ताकि याद रहे, कंफ्यूजन आपका सब मिट जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, symbiotic nitrogen fixation in root nodule of some legumes is caused by। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी काफी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला चैप्टर वहां पर भी काफी बातें हो चुकी हैं।
जो माइक्रोब है वो कौन सा है, राइजोबियम। दोनों को फायदा होना चाहिए, प्लांट को भी फायदा होना चाहिए, सिम्बायोसिस का मतलब ये है, और बैक्टीरिया को भी फायदा होना चाहिए। प्लांट को फायदा हो रहा है कि ये इसको नाइट्रोजन दे रहा है और ये इसको फूड दे रहा है, सीधी सी बात है बना करके, तो दोनों को बेनिफिट है सिम्बायोसिस। और इसकी बहुत लंबी लंबी कहानी आई थी, इंपॉर्टेंट भी वहाँ पर नाइट्रोजन पूरा मैकेनिज्म बताया गया है, कर्लिंग कैसे होती है, थ्रेड कैसे बनता है, ये वो सारी बातें वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं बच्चे। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following group of cyanobacteria is used as the biofertilizer? जस्ट अभी बात की है, तो आपके नोस्टोक, ओसिलेटोरिया एंड एनाबिना, और बाकी तो देखो यहाँ पर नोस्टोक, एनाबिना, राइजोबियम दे दिया, साइनोबैक्टीरिया नहीं है, यहाँ पर एजिडोबैक्टर, राइजोबियम दे दिया, दोनों साइनोबैक्टीरिया, वो है ही नहीं ग्रुप, ये भी नहीं है, ये नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा। सेलेक्ट द रॉन्ग को, ये कई बार सर अपने सेट में कुछ दे रखे हैं जिनके पूरा नाम वगैरह आए हुए भी हैं, क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका पूरा मीनिंग क्या है, तो ये भी याद रखना चाहिए। IUCN का तो बहुत बार आया हुआ है, बिल्कुल, तो अपने पास में आ जाता है, तो ये भी याद रखने पड़ेंगे बच्चों को। इसने पूछा क्या है, रॉन्ग को आपको सेलेक्ट करना है, तो IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ये बायोलॉजिकल जो कंट्रोल है वहां पर मेंशन किया है। जो IPM है, प्रोग्राम चलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जहां पर एक पर्टिकुलर एरिया में जो पेस्ट होते हैं हार्मफुल, उनको अपन कंट्रोल करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स लाइक बैक्टीरियोवायरसेस, वहां मेंशन कर रखा है। KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा STP सीवेज ट्रांसफर प्लांट, यहाँ गलत हो गया है, दैट इज द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो ये जो मैचिंग है ये क्या है, इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर ही क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ओके, Which of the following statement is wrong about antibiotics? एंटीबायोटिक इंपॉर्टेंट भी है, दे भी रखे हैं, तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस, बिल्कुल सही है सर, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रोब से सीक्रेट होते हैं, और याद रखें कि एंटीबायोटिक नेचर में ना तो प्रोटीन है, ना ही लिपिड है, ना ही कार्बोहाइड्रेट है, ये केमिकल सब्सटेंस है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तभी तो मेरे ख्याल से आप समझ सकते हो एंटीबायोटिक को अपन टैबलेट की फॉर्म में भी ले रहे हैं और इंजेक्शन की फॉर्म में, और टैबलेट की फॉर्म में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो प्रोटीन होती है, डाइजेस्ट हो जाती, लिपिड होता है, डाइजेस्ट हो जाता। तो जो एंटीबायोटिक वो केमिकल सब्सटेंस है जो प्रोटीन, कार्बन, लिपिड नेचर के नहीं है। हाँ, जैसे आपने बात की इंसुलिन हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है, तो वो इंजेक्शन के थ्रू ही लेना पड़ेगा, अगर ओरली ले लिया तो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल माइक्रोब्स, इनकरेक्ट। कुछ माइक्रोब्स, ऑल माइक्रोब्स एंटीबायोटिक प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन वो ऑल आते क्या हो गया, स्टेटमेंट इनकरेक्ट। चलो आगे और बात कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर्स, बिल्कुल सही बोला इसने। प्रतिजैविक जो होते हैं अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं, इन्हें मार देते हैं, तभी इनको अपन काम में लेते हैं। नाम में आ गया ना, एंटी का मतलब खिलाफ, बायोटिक्स का मतलब माइक्रो, कोई ऑर्गेनिज्म। तो एंटीबायोटिक जो है ठीक है खिलाफ है, लेकिन अपने ह्यूमन के केस में सपोर्ट नहीं है, माइक्रोब के खिलाफ है, हाँ उनके खिलाफ है, ह्यूमन तो फायदा निकाल लेता है। बिल्कुल। फोर्थ पे आते हैं, पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, बिल्कुल बात कर चुके हैं, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटम, ये सारी बातें अपन कर चुके हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी की अपन ने पहला एपिसोड जो है कवर कर लिया, और काफी सारे मेरा मानना है सर क्वेश्चन अपन ने इन्फॉर्मेशन जो है गेन कर ली है। और एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर बाकी जो इन्फॉर्मेशन है प्लांट ब्रीडिंग के चैप्टर से रिलेटेड वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दी जाएंगी। तो बिल्कुल काफी इन्फॉर्मेशन आ गई है, अपन ने बताया कि सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो है अपन ने कवर कर लिए हैं, और जो रिमेनिंग जो कॉन्सेप्ट्स है वो अपन नेक्स्ट एपिसोड में कवर कर लेंगे। तो एंजॉय द गुरुनीति। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।